मेरी आवाज सुनाई दे रही? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? एसएसके जी 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं उनको कॉल करता हूँ। यस, he has joined. SSK जी, you can start now. सर गुड इवनिंग, योगेश सर। ओके, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हाँ एसएसके जी, मगर आपका चेहरा बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, तो यू कैन बी कम ऑन लाइट। हाँ, वो लाइट नहीं है। ओके, नमस्कार और गुड इवनिंग। मैं संजीव कुलकर्णी लिस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी का लिसन संवाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। लिसन संवाद एक ऐसा मंच है जहां हम अपने ग्राहकों, बैंकों और सहकारी संस्थाओं के साथ नियमित संवाद करते हैं ताकि तकनीकी विकास, नवे विकास और बैंकिंग क्षेत्र की चुनौती को मिलाकर समझा और सुलझा जा सकता है। यह सत्र न केवल हमारी उत्पादनों और सेवाओं की जानकारी साझा करने में माध्यम है, बल्कि हमारे सभी ग्राहक संस्थाओं के साथ ज्ञान, अनुभव और विचारों का आदान प्रदान करने का भी सुनहरा अवसर है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कस्टमर मैनेजमेंट इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्ट्रेंथनिंग KYC, AML, CFT एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच। इसका उद्देश्य है बैंकों का ग्राहक पहचान, जोखिम मूल्यांकन और वित्तीय सुरक्षा के संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को सशक्त बनाना। सभी सहभागी सहकारी बैंकों एवं क्रेडिट सोसाइटी का स्वागत। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज से इस वेबिनार में महाराष्ट्र और कर्नाटक से बहुत सारे सहकारी बैंकों एवं क्रेडिट सोसाइटियों ने पंजीकरण किया है। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी है। हमारे डायरेक्टर श्री संतोष देशपांडे सर उपस्थित है। मैं उनको विनती करता हूं कि आप कुछ शब्द कहें। ओवर टू संतोष सर। संतोष सर। या मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और तहे दिल से आपको लिस्ट संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो आप सबको मालूम है हम हर महीने ये लिस्ट संवाद पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली हम कंडक्ट कर रहे हैं और इसका जो हम इस आशा से हम शुरू किए थे कि जैसे कि SSK जी ने बताया कि जो नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है इंडस्ट्री में उसको आप सब तक पहुंचाने के लिए हम हर वक्त ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इस माध्यम से हमारे कस्टमर्स को कनेक्ट करें और जो अभी इंडस्ट्री में जो भी इम्प्रूवमेंट्स चल रही है, जो भी डेवलपमेंट चल रही है, ताकि आप सबको उसके बारे में कुछ जानकारी दे। और हमारे CEO आज हमारे साथ नहीं है, उनके थोड़ा पर्सनल कमिटमेंट के वजह से आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। सो आई एम ऑल्सो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ our CEO and on behalf of our entire List family, I welcome you all to this संवाद प्रोग्राम। एंड आज का विशेषता ये है कि आज हमारे बीच में योगेश शांडिल्या जी है, आज हमारे साथ है। इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू होस्ट हिम इन दिस इवेंट और हमें और हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो आज के विषय पर उनका जो भी है हमको बताए और हाउ दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस, फॉर आवर बैंकर्स एंड फॉर अस टू मीट compliance and other related activities. I welcome
Yogesh Shandilya ji also in this Samvad, and I hope this entire event will be to helpful to all our customers and all our list team. Thank you. Over to you, SSK जी. आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो. SSK जी आप म्यूट पे हो. SSK जी म्यूट पे है. SSK जी म्यूट पे हो आप. सॉरी. धन्यवाद संतोष सिंह कि उन्होंने योगेश सर का परिचय करके दिया है. मैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बात आपके साथ करना चाहता हूं कि आज के लिसन संवाद के सत्र में एक बेहद खास और सम्मानीय व्यक्ति का स्वागत करने जा रहा हूं, जो हमारे मुख्य अतिथि यानी कीनोट स्पीकर के रूप में उपस्थित है. मैं बात कर रहा हूं योगेश जी का, जो वर्तमान में द अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अकोला में सहायक महाप्रबंधक यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर है. योगेश सर का संक्षिप्त परिचय ऐसा है. सर ने बीकॉम, LLB और DCL की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है. वे FIU इंडिया से प्रमाणित KYC AML ट्रेनर है और RBI द्वारा प्रमाणित साइबर लॉ एजुकेशन ट्रेनी भी है. आपको 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है बैंकिंग क्षेत्र में, जिसमें CBS का इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और डेवलपमेंट भी शामिल है. आपने अब तक कई सेमिनार और वर्कशॉप का सफल आयोजन किया है, जिसमें कई विषय ऐसे भी है जो कि KYC, AML और RBI गाइडलाइंस, साइबर लॉ और डिजिटल चैनल की भूमिका, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट मेंटेनेंस, कस्टमर सर्विस, स्टाफ प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. आज के सत्र का विषय है कस्टमर मैनेजमेंट इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ट्रेनिंग KYC, AML, CFT एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच. यह विषय न केवल आज के बैंकिंग क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक है, बल्कि यह हर संस्था के लिए एक सुदृढ़, सुशिक्षित और पारदर्शी बैंकिंग व्यवस्था की नींव भी है. सर हमें बताएंगे कि कैसे एक प्रभावी कस्टमर मैनेजमेंट प्रणाली, मजबूत KYC प्रक्रिया, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से बचाव तथा जोखिम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से हम बैंकिंग को और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं. तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करें आदरणीय श्री योगेश सर का और उनसे ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन प्राप्त करें. धन्यवाद. जैसे कि संतोष सर ने बताया कि आज के संवाद में हमारे CEO श्री गिरीश बड़गानूर सर घरेलू कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं रहेंगे. उनकी उपस्थिति में आज का मंथली ओवरव्यू श्री विक्रांत जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे. ओवर टू विक्रांत जी. थैंक यू. थैंक यू SSK जी. मैं सबसे पहले आप सभी का इस लिसन संवाद की 13वीं कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूँ. तो मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. जैसे कि हम लोग हमेशा की तरह जो हम लोग करते हैं, लास्ट मंथ में रिव्यू करते हैं, उसका हम पहले रिव्यू लेंगे. एक तो लास्ट मंथ में हम लोगों ने कौन कौन से मेजर अपडेट किए. एक तो लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF का एक ऑप्शन नया ऐड किया है. उसके साथ ही हम लोगों ने पैन नंबर का बल्क वैलिडेशन जैसे कि ऐड किया है. उसके साथ में की फैक्ट स्टेटमेंट जो RBI का सर्कुलर था वो कंप्लीट करके ये किया है, रिलीज किया है. उसके बाद में नॉमिनी चेंजेस एज पर RBI नोटिफिकेशन, 4 नॉमिनीज का एक नोटिफिकेशन निकला था, वो अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करके दिया है. उसके बाद में रिसेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन EMI, जैसे कि EMI जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट या फिक्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू फिक्स, ऐसे करने में RBI ने ये निकाला था सर्कुलर, उसमें हम लोगों ने चेंज करके ये किया है. उसके बाद में कंटिन्यूस क्लियरिंग के चेंजेस हम लोगों ने पायलट बैंक्स में इंप्लीमेंट कर दिए हैं. उसी के साथ हम लोगों ने हमारा वर्जन जो है 2511 रोल आउट कर दिया है UAT पे 7 या 8 बैंक में. उसके बाद में कुछ बैंकों के EFT मॉड्यूल हम लोगों ने स्पॉन्सर बैंक के लिए रिलीज कर दिया है और इसमें ये किया है, अपडेट किया है.
उसी के साथ स्टेटमेंट ऑन ईमेल भी हम लोगों ने 2-3 बैंकों में इम्प्लीमेंट कर दिए है। यह रहे हमारे अप्रैल के मेजर अपडेट्स। उसी के साथ हम लोगों ने अप्रैल में एक नया निर्णय लिया था, जो कुछ भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सारे सर्टिफिकेट्स हम लोगों ने अप्रैल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑल पार्टिसिपेंट्स के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा अपडेट इस मंथ में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग इस महीने में हमारा प्लानिंग है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो डेटा है वो मास्किंग करके दिखाना है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल हम लोग इस मंथ में मोस्टली कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में सिक्योर्ड एफडीए और शेयर रिसिप्ट प्रिंटिंग का हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप का हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। उसी के साथ 25.1 वर्जन जो है रोल आउट कर रहे हैं प्रोडक्शन पे। उसके बाद में सीबीएस माइग्रेशन हम लोगों ने क्लाउड पे किया है 2 बैंक्स के लिए। उसके बाद में हमारा जो नया वर्जन है 25.4.1 उसके लिए हम लोगों ने स्मोक टेस्टिंग हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। हमारा प्लान है नेक्स्ट मंथ में वो 25.4.1 भी रिलीज कर देंगे। उसके साथ ही मैं थैंक यू बोलता हूँ जो यहाँ करने के लिए। और मैं योगेश सर को विनती करता हूँ कि उनका जो सेशन जो है एएमएल के सीएफटी और केवाईसी के बारे में शुरू कर दे। ओवर टू योगेश सर। थैंक यू विक्रांत जी। जैसे अभी मेरा इंट्रोडक्शन करवाया उस दौरान कुछ बातें एसएस के सर ने रखी और संतोष जी ने रखी। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने लिस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी में मुझे की नोट स्पीकर करके चुना। वैसे ही ये स्पीच चालू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी जब विक्रांत जी कुछ बातें बता रहे थे तो मैक्सिमम जो बातें हो रही थी वो कस्टमर रिलेटेड ही बातें कर रहे थे। वो जैसा अभी उन्होंने एक एलवीएफ के बारे में बात की, दूसरी बात की केएफएस यानी की फैक्टर स्टेटमेंट, और तीसरी बात की बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप। ये तीनों भी चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किए और वो तीनों भी चीजें कस्टमर रिलेटेड ही है। इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है मैं जब आगे मेरे स्लाइड शो चालू होंगे तब मैं बताऊंगा। और आपने आपके फीचर इनकॉर्पोरेट किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो और जो काम जिस तरीके से कर रहे हो इसका मतलब आपका रोड मैप सही है। और यही सब कुछ आरबीआई चाहती है, क्योंकि आरबीआई का दृष्टिकोण ही यह है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये दृष्टिकोण तो है ही, लेकिन हमारा कस्टमर कैसा हो, हमारा कस्टमर किस तरीके से बिहेव करे, ये सब चीजें केवाईसी मैनेजमेंट में आती है, कस्टमर मैनेजमेंट में आती है। और इसी का सिलसिला आज हम हमारे इस चर्चा में रखे हुए। आप सभी का स्वागत। आज मुझे जब मैंने सवेरे नासिककर सर से डिस्कशन किया तो कुछ बातें जानने की कोशिश की कि भाई आज का ऑडियंस कौन है। तो उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से लोग जो है कि कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में जितने भी लोग रहते हैं, जैसा कि की फैक्टर्स रहते हैं चेयरमैन सीईओज, तो वो लोग शामिल होंगे, कुछ कोऑपरेटिव बैंक शामिल होंगी, कुछ एजुकेशन सोसाइटी शामिल होंगी, जो सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव, ये सब लोग शामिल होंगे। तो इसी के लिए ये एक सेशन है और एक आपका अच्छा प्रयास है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन लिस्ट का। और मैं ये सेशन शुरू करने से पहले मुझे कुछ एक बात बताना है कि मैं जो कोई भी सेशन शुरू करता हूं तो मेरा एक थंब रूल है कि मैं सरस्वती वंदना करता हूं और उसके बाद में मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करते रहता हूं। तो पहले सरस्वती वंदना होंगी और उसके बाद करीबन 45 मिनट्स यानी 5 बजे तक मेरा सेशन चलेगा। आज का सेशन ये वन वे है, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी होगा, इंट्रोगेटरी सेशन नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सेशन है। तो आप मुझे मेरा सेशन पूरा करने दीजिए, उसके तुरंत पश्चात आप मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल के लिए मैं स्वागत करूंगा। कुछ ऐसी चीजें मुझे भी पता चलेंगी। आपके कर्नाटक की आज बात हो रही है तो कर्नाटक में क्या चल रहा है, पश्चिम महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, साउथ महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, ये जानकारी मुझे मिलेंगी।
और मैं जिस एरिया से हूँ बिलोंग करता हूँ, मैं विदर्भ बिलोंग करता हूँ, तो मैं विदर्भ में भी क्या हो रहा है केवाईसी के बारे में, सीएफटी के बारे में और एएमएल के बारे में ये तो बताऊंगा, और आरबीआई क्या चाहता है ये भी मैं बताऊंगा। इसलिए शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो आज शेयरिंग आप जरूर करना, लेकिन मेरा सेशन होने के पश्चात, और यदि कुछ रहता है, कुछ आपकी मन की बातें रहती है, तो आप लिस्ट के थ्रू मेरे तक आ सकते हो। कुछ ऐसा बड़ा सेशन रख सकते हैं कि जिसके कारण हम ये पूरा सेशन कंप्लीट कर पाए, क्योंकि 45 मिनट अप टू 60 मिनट्स ये जो टाइम पीरियड है इस सेशन के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे अच्छे तरह से मालूम है, क्योंकि केवाईसी, एएमएल, सीएफटी और बाकी भी जो चीजें मैं बताता हूँ, तो इसके लिए मेरे को 2 दिन लगते हैं। और आरबीआई भी ये चाहता है कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर कोऑपरेटिव बैंक, हर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इसको पूरी तरह से जानकारी ले तो ले, लेकिन इसकी पर्याप्तता से उपलब्ध भी करवाए। मैं मेरे सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं 5 भाषा में बात कर सकता हूं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती और मारवाड़ी। लेकिन जैसा कि आपने मुझे बताया कि कर्नाटक के बहुत से लोग इसमें शामिल है, तो मैं कन्नड़ा या कानड़ी में थोड़ा कम समझता हूँ या कम बात कर सकता हूँ। तो कृपया मेरे से बात करते समय हिंदी या इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा और मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। इसमें कोई कानड़ी भी उसको मराठी हिंदी नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से कोई इंटरप्रेटर होगा तो मुझे वो हिंदी में या मराठी में उसका विश्लेषण कर सकेंगे, तो मैं उसकी जवाब, यानी जो भी जवाब देना है उसकी कोशिश करूंगा। ठीक है सर जी। तो सेशन में एक सबसे पहले, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, तो आपके माइक जो है ये पहले म्यूट कर लीजिए सर, यानी हम लोग हमारा सेशन अच्छे से कर पाएंगे। और मैं हर चीज को टच करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसका डिटेलिंग जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा आज। तो डिटेल सेशन यदि आप चाहते हो तो लिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा नंबर है, तो उस पे भी आप संपर्क कर सकेंगे। ओके, हम चालू करने जा रहे हैं। शेअर झाली आहे माझी स्क्रीन? तर शेअर झालेलं नाही अजून स्क्रीन. दिसत नाही. नहीं, एडमिट मत कर, आनंद जी करते हैं उधर से. कटला आहे माझा. अभी आप को एडमिट कर दिया मैंने. नाउ यू, अभी आपका आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो सर. यस, अभी हम आपका स्क्रीन दिख सकते हैं, देख पा रहे हैं. देख पा
आपका स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया सर, लगता है। ओके सर, आवाज कुछ इको आ रही है क्या? हाँ, इको आ रही है। आपके यहाँ पे अगर बाजू में कोई है तो उनको म्यूट करने के लिए बोल दीजिए प्लीज। योगेश जी, आपके यदि आपके पास दो अलग अलग डिवाइसेस है तो एक डिवाइस आप बंद कर सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उधर। नाशिकर जी चेक कीजिए, योगेश जी शांडिल्य अनम्यूट साहब की आवाज आ नहीं रही है? कर पा रहे। शांडिल्य साहब की आवाज सुन पा रहे हो? शांडिल्य सर की आवाज नहीं। आप दूसरे डिवाइस से बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अच्छा, सर की नहीं आ रही है। ओके ओके। सर हाँ। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, हाँ, यस अभी यस, आ रही है अभी सर। हम लोग सुन पा रहे ओके हैं। श्योर। सर शेयर हो गई स्क्रीन? हाँ, राइट, अभी दिख रहे हैं। सर पूरी स्क्रीन आ रही है? यस। चलो चालू करूं? हाँ हाँ, शुरू कर सकते हैं। वेलकम ऑल। थैंक जो यू। आज मेरा जो विषय दिया गया है, कस्टमर मैनेजमेंट इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्ट्रेंथनिंग इन केवाईसी एबल सेफ्टी एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच, ये विषय में आप सभी का स्वागत। आपको कुछ सूचनाएं मैं दे रहा हूं, वो सूचना का पालन आप कीजिए तो यानी आज का ये सेशन बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। आप सबसे पहले तो आपका जो भी सेल फोन होगा साइलेंट मोड पर कीजिए। इसका कारण सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ये 1 से 1.5 से घंटा का जो सेशन है, ये सेशन में जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही सीरियसली बात होने जा रही है। ये बैंक के हित में बात होने जा रही है। इसमें आप जितना समय देंगे, जितना आपका मूड और मन इसमें लगा रहेगा, उतना ही इफेक्ट आपको आपके इंस्टीट्यूशन में कारगर रहेगा, प्रभावी रहेगा। आप जो भी चीज मैं बताने जा रहा हूं इसका डिस्कशन आपस में फिलहाल मत कीजिए, क्योंकि शायद आपको आपका जो बाजू में बैठे हुआ सहकारी कलीग जो कुछ भी बात बताएगा उससे आप और ज्यादा कंफ्यूज होंगे और मुझे जो भी आप पूछने चाहेंगे उसमें गलत चीजें पूछने की शक्यता ज्यादा है। मेरा जो भी सब्जेक्ट अभी रहने वाला है, मैं जो कुछ भी आपसे बात करने वाला हूं, मेरा टॉपिक खलास होने के बाद आप मुझे कुछ भी आपका एक सवाल आपका हैंड्स अप कर दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो भी डिस्कशन करना है, आपका आपकी क्या जानकारी है, किस तरह की आपको जानकारी है, कम हो सकती है, मेरे से ज्यादा भी हो सकती है शायद, तो जानकारी मुझे दीजिए या जानकारी मुझसे लेने के लिए हिचकिचाहट मत रखिए, क्योंकि ये सेशन संवाद है। इसका नाम लिसन संवाद रखे हुआ है, तो हमारा संवाद बहुत जरूरी है। संवाद जब भी पूरा होगा जब हम डिस्कशन कर पाएंगे। संवाद हमारे को जरूर करना है, लेकिन जो हमने टॉपिक आज चुना है
उसी टॉपिक पे मेरे से संवाद होना चाहिए या लिस्ट टीम से होना चाहिए, जिसके कारण से हमारा आज का जो विषय है उसकी पर्याप्तता आप तक होगी और आप सीरियसली इस विषय में इन्वॉल्व होजिए, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा सीरियसली जब आप सीरियसली इसमें इन्वॉल्व होगे। मैं ये विषय है जब रखने जा रहा हूं तो मैं सांगली से शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये विषय जब मैं जहां पे भी शुरू करता हूं कस्टमर मैनेजमेंट, तब मैं ये विषय की शुरुआत एक कहानी से करता हूं और वो कहानी की शुरुआत सांगली से होती है इत्तेफाक से। इसका कारण मैं बताने जा रहा हूं। सांगली ये ऐसा गांव है कि यहीं से ड्रामा प्ले, पहला प्ले जो शुरू हुआ और जिसका एपिसोड हुआ वो शहर था सांगली। और ये सांगली की कहानी है ऐसा समझ के चलिए, क्योंकि सांगली ने ही हमारे को कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हुए हैं, जो सोसाइटी को अच्छे अच्छे मैसेज उस दौरान गए हुए हैं 18 सेंचुरी में, वो अच्छे मैसेजेस देने की शुरुआत सांगली शहर ने की थी। इसकी हिस्ट्री में ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन मराठी थिएटर का पहला शो जो शुरुआत हुआ वो सांगली से हुआ है। ये वो कहानी है और मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं उस कहानी का शीर्षक है तो मी नव्हेच। ये कहानी रियल है और 1960 के दौरान की है। माधव काजी नाम का एक फ्रॉडस्टर था, क्रिमिनल था, और इस व्यक्ति ने पूरे महाराष्ट्र और मिडल इंडिया, जिसको बोलते मिड इंडिया, जिसको बोलते मध्य प्रदेश, तब का सीपी बेरार वगैरह जो था, इस इलाके में लोगों को फ्रॉड किए हुए फंसाया हुआ है। उसने क्या किया था कि डिफरेंट नाम अपने चॉइस किए थे और अलग अलग नाम से लोगों के पास जाता था, लोगों से पैसे लेता था, लोगों को जिनकी जरूरतों के हिसाब से चीजें देता था या उनसे लेता था और गांव छोड़ के भाग जाता था। यही रियल स्टोरी पे से एक फेमस नाटक हुआ, वो था तो मी नव्हेच। ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ और ये फेमस कैरेक्टर का नाम उस दौरान रखा गया था लखोबा लोखंडे, और वो फिल्माया गया तो मी नव्हेच करके प्ले से। और यही असली केवाईसी की स्टोरी है। लोगों को फंसाना, अलग अलग नाम रख लेना खुद के, अलग अलग नाम के डॉक्यूमेंट बनाना और आखिर में बोलना कि वो व्यक्ति मैं नहीं हूं, ये मैंने नहीं किया, ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, ये चीज मेरी है ही नहीं। ऐसा जब जब भी बताया जाता है तब तब तो मी नव्हेच पिक्चर में आता है। तो मी नव्हेच जब जब भी अब सामने आएगा, जब जब भी मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, केवाईसी की बात करूंगा, एएमएल की बात करूंगा, सीएफटी की बात करूंगा, मैं डिटेल बात करने जाऊंगा, तब तब आपके सामने एक कोई न कोई लखोबा लोखंडे खड़े होने वाला है। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए मैक्सिमम लोग बैंकर है, तो आपके पास आने वाला कस्टमर तो मी नव्हेच कब कब बोलता है आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने रियल सिनारियो अभी धीरे धीरे आएगा और यही है वो स्टोरी मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, तो मी नव्हेच। ये मराठी है प्रोनाउंसिएशन, तो मी नव्हेच। इसका मतलब हिंदी में होता वो व्यक्ति मैं नहीं हूं। जब हम बात कर रहे हैं कस्टमर मैनेजमेंट की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर मैनेजमेंट के विषय में बहुत ही सीरियस, बहुत ही सुचारू रूप से प्रेजेंटेशन करना चाहती है। इसका कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके पीछे है, उसके कुछ रेगुलरिटी प्रोस्पेक्टिव है। इसका कारण ऐसा है कि हम सब जानते हैं मोदी जी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोलती है कि हमारी इकोनॉमी अब तीसरी नंबर पे जाना चाहती है। तो क्यों जाना चाहती है, कैसे जाना चाहती है, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है ये मैं बताने जा रहा हूं। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा
कुछ न कुछ हिस्सेदारी इसमें आती है। हर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इकोनॉमी में हिस्सेदारी आती है। वो चींटी की रह सकती है या हाथी की रह सकती है, लेकिन हिस्सेदारी 100% आती है। हमारे को इस दौरान हमारे ग्राहक संतुष्टिकरण की तरफ भी बहुत से ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चीजों का मैंडेट किए हुए है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पे जो भी रख रखाव कर रही है, हमारा कोई ना कोई रेगुलेटर है, और हमारा रेगुलेटर ग्लोबलाइजेशन की तरफ भाग रहा है। हमारी बैंकों को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है। हमारे बैंक ने कुछ सुपरविजन एडॉप्ट किए हुए, उसके इसमें बसेल नॉर्म्स, बसेल कमेटी का हमने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है बैंकिंग सुपरविजन में, वो बसेल कमेटी का सुपरविजन भी हमने एक्सेप्ट किए हुआ है। एफएटीएफ करके एक संस्था है, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आज के दौर में हम जब अभी कल परसों हमारा एक युद्ध स्थिति आई थी, तब आपने देखा होगा कि ये एफएटीएफ का नाम बहुत ज्यादा सुनने में आया। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, तो वर्ल्ड वाइड काम करता है, और उसकी मेंबरशिप हमारी है। हमारे साथ पाकिस्तानी टेम्पररी मेंबर है एफएटीएफ का, और उसके कुछ नॉर्म्स है। एफएटीएफ के मेंबर बनने के लिए कुछ नॉर्म्स है, उसमें का एक नॉर्म्स है केवाईसी, एएमएल एंड सीएफटी। हम एफएटीएफ के यदि मेंबर बनते हैं तो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से हमारे को कुछ केवाईसी के नॉर्म्स का पालन करना और उसको प्रभावी रूप से, जागरूक रूप से हमारे को इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम एफएटीएफ के मेंबर ही नहीं, तो हम ग्लोबल लेवल पे अभी फिलहाल की सिचुएशन में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पे जाना चाहते हैं। और सबसे आखिरी बात, हम यूनाइटेड नेशन का जो एक रिजोल्यूशन में है, उसके एक मेंबर है, उसी का हिस्सा है केवाईसी, एएमएल और सीएफटी, और उसी का पार्ट है कस्टमर मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जो कुछ भी चीज शुरू होती है वो कस्टमर से, ग्राहक देवो भव ऐसे कहा जाता है। जैसा हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में ग्राहक देवो भव होता है। इसीलिए जब ग्राहक तुम्हारा देव है, भगवान है, तो हमारे भगवान कैसे होने चाहिए, इसके कुछ पैरामीटर्स हमारे को हमारे रेगुलेटर्स में दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ चीजें हमारे को बताई हुई है कि आपका ग्राहक किस तरीके से होना चाहिए। वो ग्राहक हमारे पास आया तो उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, उसके मापदंड दिए हुए कि अपने पास का ग्राहक है तो ग्राहक किस तरीके से उसे मोजा मापा परखा जा सकता है। उसी सिलसिले में ये केवाईसी है। ये रेगुलरिटी स्टांस में जो बता रहा हूं वो वही चीज है। प्रोबिटी ऑफ कस्टमर एंड प्योरिटी ऑफ फंड्स, जो भी हमारा ग्राहक है उसका जो पैसा आने वाला है उसकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ से पैसा ला रहा है, उसका पैसा किस तरह वो यूटिलाइज कर रहा है। ऑब्जेक्टिव बैंक्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर क्रिमिनल एलिमेंट्स, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और एक्टिविटीज। हमारा ग्राहक ऐसा तो नहीं कर रहा कि उसके पास का पैसा कुछ ऐसी गतिविधियां जिसमें क्रिमिनल, गुनहगारी अस्तित्व में वो इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि ब्लैक मनी, व्हाइट मनी करने की कोशिश कर रहा है। ये सब जिम्मेदारी रेगुलेटर ने हमारे को केवाईसी एस्पेक्ट में, कस्टमर मैनेजमेंट में दी हुई है। बैंक को ये जानने की कोशिश करने को कहा है कि आपका ग्राहक किस तरीका है, आपका ग्राहक फाइनेंशियल डीलिंग, आपके उसके ट्रांजैक्शन किस तरह के से हो रहे हैं, इसकी जानकारी आप रखो। आप उसकी रिस्क, उसकी जोखिम, उसकी जिम्मेदारी असेस करो। इसकी जिम्मेदारी कैसी असेस करना, इसकी भी पैरामीटर्स हमारे को हमारे रेगुलेटर ने दिए हुए हैं। इसका कारण अलग अलग है, वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझेंगे कि इसके कारण क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वो चाहती है कि भारत एक ऐसा संस्थान बने कि वो पूरे जग में कारगर हो, इकोनॉमी दृढ़ हो और एस्टेब्लिश हो, कि वो सक्षम है
सुदृढ़ है और विकसित है। लेकिन इस दौरान ऐसा भी नहीं हो कि हमारा ग्राहक असंतुष्ट हो, वो चाहकर भी बैंक में आना नहीं चाहे या कुछ ऐसे व्यवहार करना नहीं चाहे। इसका मतलब ये सब चीजें लाते समय हमारे को और एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी ग्राहकों को जो देने वाली सेवाएं है वो न रुके, हमारा ग्राहक असंतुष्ट न हो। हमारे ग्राहक को लोन लेना है तो उसको तकलीफ नहीं जाना चाहिए, डिपॉजिट रखना है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इस सिचुएशन को जब हमारे को बताया जा रहा तो इसको बोले जाता है तारेवरची कसरत। ये मराठी फिर से मैंने बात किया, तारेवरची कसरत। इसका मतलब हम एक तार पे, हम सर्कस पे का तो बीच में का जो खंभा रहता है और उसमें एक तार रहती है, उस पे हम खड़े हैं और उस पे से चलने की कोशिश हमारा बैंकर करने जा रहा है। ये सब पर्याप्तता लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे रेगुलेटर है डिफरेंट जो कोई भी, उन्होंने हमारे को मास्टर डायरेक्शन दिए हुए हैं और केवाईसी डायरेक्शन 2016 का अभी फिलहाल में अनुपालन हम कर रहे हैं। इसकी डिटेल जानकारी मैं फिलहाल आपको नहीं देता हूं, लेकिन कौन कौन से रेगुलेशंस हमारे को लागू है, कौन कौन से एक्ट हमारे को लागू है, जिस कारण से केवाईसी का हमारे को लेना, एएमएल के तरीके को हमारे को जानना और हमारे को एक्ट करना जरूर है। ये आपके सामने जो स्क्रीन है वो बता रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सबसे ज्यादा हम फाइनेंशियल सेक्टर वाले जिस व्यक्ति या जिस संस्था को मानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उनका डायरेक्शन हमें बताता है कि आपको केवाईसी, नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए और सीएफटी का पालन हमारे को करना जरूरी है और वो प्रभावी रूप से हमारे बैंक में अंगीकृत करना है। अब इसी सिलसिले में कुछ बातें ऐसे आती है कि भाई केवाईसी किसकी लेना, नो योर कस्टमर है हमारे को यदि करना है तो हमारे को सबसे पहले कुछ जानकारी लेना जरूरी है कि केवाईसी किसकी करना है। तो इसकी एक डेफिनेशन बताई गई है कि हर वो व्यक्ति पर्सन कहलाया जाता है, उसी सभी व्यक्तियों की हमें केवाईसी करना है। ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं अब आसान तरीके से बताता हूं। पर्सन यानी कौन, व्यक्ति यानी कौन, तो इंडिविजुअल यानी मैं खुद। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी मेरे अलावा इंडिविजुअल में एक बनाई हुई हिंदू फैमिली एक्ट में बनाई हुई और एक HUF कंपनी। दूसरा, कंपनी यानी हमारी कोई फर्म, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कि कोई भी लीगल एंटिटी हो, ये पर्सन कहलाया जाएगा। एक तो नेचुरल पर्सन होगा या लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन होगा। ऐसी कोई भी बॉडी जो ट्रस्ट भी कहलाई जा सकती है, सोसाइटी भी कहलाई जा सकती है या बैंक भी कहलाई जा सकती है, उनको भी ये केवाईसी नॉर्म लागू होते हैं। अब हमने पर्सन तो जान लिया, लेकिन वो पर्सन के पर्याप्त का ऊपर भी एक कोई चीज है, और जो हम सब बैंकर हम जानते हैं कि कौन है ये व्यक्ति। तो हमारे लिए मैंने बोला ग्राहक देवो भव। तो ग्राहक देवो भव जिसका जब ये व्यक्ति आता है तो इसका मतलब वो ग्राहक ही है। लेकिन केवाईसी के कॉन्टेक्स्ट में हम जानना चाहेंगे तो कौन है ये ग्राहक, हु इज अ कस्टमर, और इसकी एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। तो ग्राहक कौन है, तो एक ऐसी व्यक्ति जो बैंक के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है, वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में नेचुरल पर्सन भी हो सकती है या लीगल एंटिटी भी हो सकती है। वो खुद बैंक में आ भी सकती है या वो सामने वाली व्यक्ति दिख रही है, उसके अलावा उसके बैकग्राउंड में बेनिफिशियल ओनर भी रह सकती है जिसका मुआवजा उसको मिल रहा है। बेनिफिशियल ओनर की मैं टर्मिनोलॉजी आगे जब जाएंगे तब मैं बताऊंगा। बेनिफिशियरी ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएट सच एज स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर, ये वो भी व्यक्ति है, ये भी हमारा कस्टमर है। पर्सन एंटिटी कनेक्टेड विथ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन व्हिच कैन पोज रिस्क टू बैंक, से वायर ट्रांसफर, इश्यू हाई वैल्यू डीडी। ये हमारे यहाँ अकाउंट नहीं रखता
लेकिन हमारे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है या हमारे से कुछ जो भी रिलेशनशिप है वो बनाना चाहता है, ऐसा वो व्यक्ति भी हमारे लिए कस्टमर के दायरे में आता है। वो व्यक्ति ग्राहक हम कहला जाता है। जो व्यक्ति हमारे यहाँ अकाउंट नहीं रखता, फिर वो व्यक्ति कस्टमर हो सकती है क्या? तो जी हाँ, जो व्यक्ति हमारे यहाँ अकाउंट नहीं रखता लेकिन हमारे यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहता है, हमारे साथ रिलेशन रखता है, ऐसी वो व्यक्ति वॉक इन कस्टमर्स जो कि हमारे यहाँ कहलाया जाता है, ग्राहक ही बताया जाएगा। उसका एक दायरा है। उसका दायरा क्या है? तो वॉक इन कस्टमर इज नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर, इसका हमारे यहाँ कोई भी खाता नहीं है। ये कस्टमर, ये ग्राहक, इसको तो सेवा देनी है। इसको सेवा जब देनी है तब हमारे को उसको सेवा का एक लिमिटेशन हमारे को बताया जाता है कि 50,000 तक का कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट अकाउंट हमारे यहाँ वो कर सकता है। ये केवाईसी नॉर्म्स में बताया गया है। ये ट्रांजैक्शन कैश में भी कर सकता है या डीडी परचेस कर सकता है या एनएफटी भी कर सकता है। लेकिन जिस दौरान ये ट्रांजैक्शन हमारे साथ कस्टमर करेगा, ये ग्राहक करना चाहेगा, कस्टमर रिलेशनशिप में आएगा, तो हमारे को क्या करना है? तो हमारे को इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड करना है, इसका एड्रेस वेरीफाइड करना है, यानी हमें केवाईसी करना ही है। बेनिफिशियल ओनर, ये सब टर्मिनोलॉजी में बताने के बाद जो असली केवाईसी का रूप है ये आपको समझना मुश्किल नहीं जाएगा ऐसे मुझे लगता है। बेनिफिशियरी ओनर कौन है? तो बेनिफिशियरी ओनर इज अ पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप दो द प्रॉपर्टी टाइटल इज अनदर नेम। भले ही योगेश शांडिल्य ये व्यक्ति के पैसे के खाते में कोई पैसा जमा हो रहा है, लेकिन उसकी ओनरशिप, वो पैसे का एंजॉयमेंट दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसे बेनिफिशियल ओनर कहा जाता है। बेनिफिशियल ओनर की जो केसेस है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो रहती है, ये सब ट्रस्टी, ये अपनी लीगल एंटिटी जो मैंने बताया कि वो सॉलिसिटर फर्म्स, सीए फर्म्स, ये बेनिफिशियल ओनरशिप में आती है। जहां कहां भी कंपनी आती है तो बेनिफिशियल ओनर ही प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर कोई ना कोई बेनिफिशियल ओनर होता है, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी जो है, उसका जो इफेक्ट है वो कोई ना कोई व्यक्ति को पीछे मिलते रहता है। बैकग्राउंड में कोई ना कोई बेनिफिशियल ओनर अलग होता है। तो यही सिलसिले में आरबीआई ने हमें बताया है कि बैंक को जब कभी कोई भी चीज कस्टमर के रिलेटेड हमारे को बैंक में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको आपकी एक बैंक की केवाईसी पॉलिसी बनाना है, और ये केवाईसी पॉलिसी है नो योर कस्टमर पॉलिसी। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसकी मंजूरात देनी जरूरी है, और उसमें डिटेल क्या क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। केवाईसी पॉलिसी बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है, मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है। तो वो जो चाहती है उसका वो सबसे बड़ा पर्पज है टू इम्प्लीमेंट ग्रुप वाइड पॉलिसीज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग ऑब्लिगेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द पीएमएल एक्ट 2002। ये जो एक्ट बना 2002 का प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये चैप्टर 4 जो है, इसमें केवाईसी का पूरा अनुपालन किस तरीके से करना चाहिए, और एफएटीएफ और हमारी जो यूएन है, तो यूनो जो हमने सैंक्शन लिस्ट में हम आते हैं, उसमें हमारी जो मेंबरशिप है उसको यदि हमें बरकरार रखना है, तो हमारे भारत की जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो छोटी हो बड़ी हो किस रूप से भी हो, उनमें केवाईसी पॉलिसी प्रभावी रूप से उसका अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए केवाईसी पॉलिसी होना भी जरूरी है। जब तक बैंक में केवाईसी पॉलिसी आएंगी नहीं, तब तक उसका अनुपालन होगा नहीं, ऐसा आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। Every regulated entity which is a part of group shall implement group-wide programs against money laundering and terror financing। अब तक मैं आपसे बात कर रहा था सिर्फ केवाईसी की, अभी बात शुरू होने जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग हमारे भारत का, इसके खिलाफ एक युद्ध चल रहा है। अभी हमने
22 अप्रैल से हम जो देख रहे हैं वो वही देख रहे हैं। हमारा युद्ध चालू है किसके खिलाफ? टेरर के खिलाफ। और हम जो काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमारी इंस्टीट्यूट जो काम कर रही है, हम जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम फाइनेंसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? तो टेरर फाइनेंसिंग यदि होता है तो उसका रोकथाम करना, उसको कहीं ना कहीं हर्डल लाना, या उसका मन मिटाव पूरा कर डालना, या उस पर कुछ तो कुछ बंधन लाना। तो ये वो केवाईसी पॉलिसी है जिसके थ्रू हम मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकेंगे, टेरर फाइनेंसिंग रोक सकेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समझना है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कभी भी हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करती है तो सबसे ज्यादा महत्व की बात कोई होती है तो वो होती है केवाईसी, दूसरी बात होती है एएमएल, तीसरी बात होती है सीएफटी। मैं सभी शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, आगे आगे मत जाऊंगा, तब आपको समझेगा कि इसके लॉन्ग फॉर्म भी क्या है और कैसी चीज जा रही है। और सबसे बड़ी बात हमारी सीएफटी है। पर्पस ऑफ केवाईसी पॉलिसी जो बताती है कि इंक्लूडिंग ग्रुप वाइड पॉलिसी, मनी लॉन्ड्रिंग को हमें रोकना है, टेरर फाइनेंसिंग को हमें रोकना है, और हमारे को केवाईसी यानी हमारा जो ग्राहक है उसके संतुष्टि की तरफ भी हमें ध्यान देना है। इस दौरान हमारे को कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिस कारण से जो चीटर है बैंक को फंसाना चाहते हैं, और जो कि टेरर फाइनेंसिंग करना चाहते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं या ब्लैक मनी खड़े करना चाहते हैं, उसको बैंक की मदद ना मिले। यही नहीं तो बैंक का जो मैकेनिज्म है, बैंक की जो सिस्टम है, उसका गलत फायदा ना उठा सके। ये मुख्यतः उद्देश्य है केवाईसी पॉलिसी का। यही उद्देश्य लेके हमारे पास हमारे को गवर्नमेंट ने जो बताया गया है एफएटीएफ के स्टैंडर्ड, और हमारी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफएटीएफ का मेंबरशिप कंटिन्यू रखना चाहता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा पिछले साल में पाकिस्तान की एफएटीएफ की मेंबरशिप जो है 1 साल के लिए रद्द हो गई थी, अभी भी डिसकंटिन्यू है, और इंडिया की मेंबरशिप जो है फिलहाल कंटिन्यू है। इसका कारण क्या है? तो ग्लोबल वाइज हम एफएटीएफ के जो नॉर्म्स है वो पूरे करने जा रहे हैं, और इसीलिए ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होने जा रही है, और हम कह पा रहे हैं कि हम पूरे ग्लोबल में, हम पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली थर्ड पे आने वाले हैं। अकाउंट ओपनिंग के कुछ गाइडलाइंस है, हमें कुछ गाइडलाइंस तो है और हम ध्यान भी देते हैं, कुछ चीजें आप खुद होके ध्यान देते हो। तो उसमें कि हम क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन जब हम करते हैं तो जो कोई भी हमारे पास अकाउंट ओपन करने आता है, हमारा अकाउंट ओपन करना है यानी हम उसकी तरफ देखते हैं, लीगल मायने में वो कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? बैंक एंड कस्टमर। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को सीरियसली हमें लेना चाहिए। इसीलिए कुछ गाइडलाइन हमारे केवाईसी पॉलिसी में हमने देनी चाहिए, और मैक्सिमम चीजें हम यहीं छूट जाते हैं। तो इस तरीके खोलते समय कुछ स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस जो बोली गई आरबीआई ने, वो क्या है हम बताते हैं। कस्टमर जो बनने जा रहा है उसकी कैपेसिटी को हम पहचान लो, ऐसी ये गाइडलाइन कहती है। उसकी कैपेसिटी यदि कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं होंगी तो हम हमारे अकाउंट खोलने मत दो, या ऐसे ग्राहक को हमारे यहाँ अकाउंट मत खोलो, या उससे कस्टमर रिलेशनशिप मत रखो, ऐसा बताया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ये बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी इसमें बताए तो अलग अलग चीज आती है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसकी एज भी आती है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड भी आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में उसका मन का रख रखाव कैसा है, वो इंसानी पर्सन है क्या, ये भी आता है। वेदर एनी रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोजर ऑन हिज और हर, जो भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ अकाउंट खोलने जाता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या, वो भी हमारे को जानना जरूरी है, और ये केवाईसी पॉलिसी में हमने डालना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर शुड बी कम टू बैंक, नो अकाउंट शुड ओपन विथ थर्ड पार्टी चेक्स। हम जब कभी भी अकाउंट ओपन करते हैं, जो भी व्यक्ति का जो भी लीगल एंटिटी खोलते हैं, तो जो पहला ट्रांजेक्शन होता है वो उसी व्यक्ति ने खुद के जमा पैसे से अकाउंट खोलना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी चेक्स या कोई व्यक्ति ने उसके खाते में डायरेक्ट एनईएफटी यूपीआई करके होना चाहिए। उसकी ओन मनी ट्रांसफर होना चाहिए वो खाते में,
ऐसा गाइडलाइन हमें बताती है। एन अकाउंट शुड बी ओपन विथ कैश ओनली। और जब हमें खाता खोलना है, खाता खोल भी लेते हैं, तो हमारा जो बने हुआ अकाउंट होल्डर है, जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा कस्टमर है, उसको हमने इंटीमेशन देना चाहिए। उसका एक रूप है, लेटर ऑफ थैंक्स, एक मिनिमम उसकी एक बात बताई जाती है। लेटर ऑफ थैंक्स उसे बताया जाता है, वो एसएमएस हो सकता है, यूपीआई मैसेज हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, एक एडवाइस हो सकता है। केवाईसी पॉलिसी के कुछ की एलिमेंट्स हमें बताए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने। वो की एलिमेंट्स जब तक हम पूरे नहीं करेंगे, तब तक हमें कस्टमर रिलेशनशिप पूरी करनी नहीं चाहिए, ऐसी ये पॉलिसी कहती है। केवाईसी पॉलिसी हम जब अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से वो एलिमेंट्स है हम जानने बता सकते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब कोई भी हमारा ग्राहक, जो कोई भी हमारा कस्टमर बनने जा रहा है, तो इसके ये पैरामीटर्स है, मिनिमम पैरामीटर्स कैसे होना चाहिए बात की बात है। लेकिन ये पॉलिसी की बात जब हो रही है, तो ये पॉलिसी में ये चारों भी चीजों का अंतर्भाव होना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये चारों चीजों का अंतर्भाव नहीं होता, तब तक हमारी केवाईसी पॉलिसी पूरी होती नहीं है, और उसका सुचारू रूप से आप आपके बैंक में इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाते, ऐसा आरबीआई का कहलाना है। और जो कुछ भी अभी फिलहाल में यानी बात करते हैं पॉलिसी के बारे में, बहुत सी बैंकों को अभी केवाईसी के बारे में पेनल्टीज लग रही है, कॉशियस नोटिस आ रही है। तो ये नोटिस आने का कारण एक केवाईसी पॉलिसीज है। ये केवाईसी पॉलिसी में जो कुछ आपने अंतर्भूत किए हुआ है, जब कोई इंस्पेक्टर आपके पास आता है आरबीआई से, वो पढ़ता है, तब उसके ध्यान में आ जाता है केवाईसी पॉलिसी भी से कि क्या हो रहा है बैंक में, किस तरह का इनका ग्राहक वर्ग है, कस्टमर बेस इन्होंने किस तरीके से तैयार किया है। ये की एलिमेंट्स ही ठहराते हैं, और एक की एलिमेंट से ही वो जरिया है कि हम हमारा ग्राहक संतुष्टिकरण हम कर सकते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जब हम डालते हैं, तब क्या होनी चाहिए, एक थोड़ी सी मैं बताता हूं। जो भी ग्राहक हमारे तरफ आने वाला है, तो उस तरह को जानने की कोशिश, उसका बैकग्राउंड हमने जानने की कोशिश हम जब तक नहीं करेंगे, जो ग्राहक हमें बनने चाह रहा है उसका रेपुटेशन हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे लीगल मैनर्स में उसकी, तब तक हम उसका खाता खोलना नहीं, या हमें उसे कस्टमर नहीं बनाना है। उसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी कंप्लायंस रिस्क पे। इसीलिए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को हमारे को बहुत बारीकाई से हमारे पॉलिसी में भी लिखना है, और हमारे को इम्प्लीमेंट भी हमारे बैंक में करना है, या हमारे सोसाइटी में या इंस्टीट्यूशन में हमें करना है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है, मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे सकता हूं। जब कभी भी कोई भी खाता हमारे बैंक में या हमारे इंस्टीट्यूशन में खोलने कोई व्यक्ति आता है, तो वो एनोनिमस यानी बेनामी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने हमारे मेजर्स, सीडीडी मेजर्स यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स हमने ओपन करना चाहिए। हमारा केवाईसी के नॉर्म्स किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, वो व्यक्ति को किस तरीके से हम जानते हैं, ये हम जब तक के हमारे पॉलिसी में लिखेंगे नहीं और उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी एक्सेप्टेंस पॉलिसी पूरी नहीं कर पाएंगे। हम जब तक उस व्यक्ति को पूरा जान नहीं लेते, उसका कस्टमर बनाने के बाद उसका अकाउंट बेस जानने लेते, उसकी रिलेशनशिप हम पूरी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, उसका पैन, उसके वैलिडेशन जब तक हम नहीं जान लेते, तब तक उसको हमारा कस्टमर की पूरे जो राइट्स है वो हमने देने नहीं चाहिए, ऐसा ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बताती है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में हमारे को मैक्सिमम चीजें जो है, परमानेंट अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आधार, उसका एड्रेस प्रूफ हमें लेना चाहिए, और वो जानने के बाद हमें वो कस्टमर को एक्सेप्ट करना है अथवा नहीं करना, इसका राइट बैंक को मिलता है। और आज की सिचुएशन में कस्टमर एक्सेप्टेंस करने के लिए हमारे को और एक नया टूल मिला है, और वो है ई केवाईसी या वीडियो केवाईसी। और वो
वीडियो केवाईसी या ई केवाईसी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स हमारे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताए हुए। यदि वो हम पूरे कर पाते हैं तो ही हमने उस कस्टमर की वीडियो केवाईसी या ई केवाईसी को एक्सेप्ट किया, या तभी हमने उसका अकाउंट खुलना चाहिए या उसके ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट एक और की फैक्टर है पर्टिकुलर केवाईसी मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट ये जो है, यह हमारे को हमारा कस्टमर का जो वेरिएशन है, उसके ट्रांजैक्शंस, उसका डे टू डे बैंक में जो व्यवहार होते हैं, वो उसके अलग अलग टाइपोलॉजीज है। वो टाइपोलॉजीज में जब आगे बात करूंगा तो वो टाइपोलॉजी पे जाने वाला हूँ। वो टाइपोलॉजीज और वो उसका बर्ताव, उसका बिजनेस का बर्ताव, उसका बिजनेस की व्यवहार की पद्धत और बाकी की जो चीजें है वो रिस्क मैनेजमेंट में आती है, और उसी के कारण हम हमारी रिस्क असेस कर सकते हैं और उसका रिस्क वेरिफिकेशन करके रिस्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हम जब करना शुरू करेंगे तब हमने क्या जानकारी लेना चाहिए? तो कस्टमर शैल बी कैटेगरीज एज 3 कैटेगरी। जो 3 ही कैटेगरी हमारे को बताई गई हुई है, लो, मीडियम एंड हाई। ये 3 कैटेगरी में हमारी रिस्क मैनेजमेंट चलना चाहिए। उसके ब्रॉड प्रिंसिपल्स है, वो जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग है। वो ब्रॉड प्रिंसिपल में आगे जब रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट पर रिस्क कैटेगराइजेशन पार्ट आने वाला है तब मैं वो कवर करूंगा। प्रोसीजर, हर बैंक ने अपनी खुद की एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पूरी करना के लिए लैक ऑफ में आता है, तो सबसे ज्यादा पेनल्टी उसी बैंकों को हुई हुई है। पॉलिसी भी में नहीं है, और अंतर्भाव जो पॉलिसी में लिखा हुआ है उसका अंतर्भाव हमने प्रैक्टिकल में नहीं किया है। ऐसा जहां जहां दिखा हुआ है इंस्पेक्शन में, ऐसी केसेस में सबसे ज्यादा पेनल्टीज हुई हुई है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, वेरिफिकेशन ऑफ हिज रिलायबिलिटी, इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो भी उन्होंने बातें बताई हुई, वो सही में जरूरी है कि वो सही बता रहा है या नहीं। जो भी हमारा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स, जो हमारे सबसे ज्यादा सोर्सेज रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करने की अलग अलग प्रोसीजर है। ऑनलाइन प्रोसेस भी अलग अलग चालू हो चुकी है। आधार वेरिफिकेशन अब हो रहा है ऑनलाइन, पैन वैलिडेशन हो गया है। ये जब तक वैलिड जो दिए हुआ है उसकी वैलिडिटी होती है और तभी हम खाता खोलते हैं, तो ही आइडेंटिफिकेशन सही हुआ ऐसा माना जाता है। अन्यथा एक्सपायर हुए हुआ डॉक्यूमेंट तुमने ले लिया, जो डॉक्यूमेंट पे फोटो है या नाम है वो गलत है, वो ले लिया और वो व्यक्ति अलग निकला, तो आपको निश्चित ही है कि वो केवाईसी फॉल्स है। CIP process include ID card verification, face verification, document verification such as utility bills, proof of address and biometric verification. ये सब चीजें आप फिलहाल मैं ऐसा समझता हूं कि आप कर रहे हैं। यदि आप नहीं कर रहे होंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। आप जो कोई भी मैनेजमेंट पीपल्स यहाँ बैठे हुए, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए। कस्टमर आइडेंटिटी प्रोसीजर आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके बैंक में, आपके सोसाइटी में सेट कीजिए, नहीं तो कभी ना कभी आप पे क्राइसिस आने वाला है, ऐसा आप समझ लीजिए। When CIP is needed, CIP एक ही बार की प्रोसेस नहीं है, ये बार बार आपको करना पड़ता है। कब कब करना पड़ता है ये मैं आप बताने जा रहा हूँ। कमेंसमेंट एंड अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर, जब कोई भी हमारा कस्टमर खाता खोलने हमें आता है या कस्टमर रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तब हमने ये कमेंसमेंट करना जरूरी है। लेकिन इसके बाद भी कब कब करना जरूरी है? व्हेन देयर इज अ डाउट, हमारे को जब कभी भी संशय आता है, संशयता आती है कि इसने जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पास किए हुए ये इसके नहीं है, या ये कुछ फ्रॉड है, या इसने जो जानकारी दी थी वो कुछ इसमें बराबर नहीं थी और उस मुताबिक जो जानकारी दी है वो हिसाब से इसके ट्रांजैक्शन नहीं है या इसका बिजनेस वो नहीं है। इसने जो हमारे को डेटा दिया था जब खाता शुरुआत में दिया था,
तब वो डेटा और अभी के ट्रांजैक्शन मिसमैच हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि वॉक इन कस्टमर आता है और वो हमारे अभी एबीबी ट्रांजेक्शन मैक्सिमम इन्वॉल्व है। इस दौरान ऐसा होता है कि 20,000 का ट्रांजेक्शन एक शाखा में करता है और एक शाखा में 30,000 का करता है और दूसरा 20,000 का करता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो लिमिट है 50,000 के एक्सेप्ट है सिर्फ वॉक इन कस्टमर के लिए, लेकिन उसकी लिमिट जो है 70,000 हो गई। इस दौरान CIP नीडेड है और उसका रिपोर्टिंग भी STR करके करना जरूरी है। और बैंक को और एक बात बताई गई हुई है CIP के बारे में जो अलिखित है। जब कभी भी बैंकर को ऐसा शक आता है, जिसको बोलता है कि सत्सद विवेक बुद्धि, जो गुड कंसाइंस बोलते हैं, जब कभी भी एक आध बार जागरूक होता है तो हमारे को लगता है कि भाई ये अनरीजनेबल बातें उसके खाते में दिखती है। ट्रांजेक्शन 5,000 का हरदम हो रहा है और आज 5 लाख रुपए लेके आया, तो इस समय हमारा गुड कंसाइंस हमने यूज करना चाहिए और CIP की प्रोसेस हमने इमीडिएट चालू कर देना चाहिए कि ये पैसा उसका ही है नहीं है, ये व्यक्ति कौन है, कैसी है। 2 साल में एक बार भी ये व्यक्ति बैंक में आई नहीं, 2,000 3,000 के ट्रांजेक्शन हुए, आज खुद लेके 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी लेके आया है, तो इसका CIP होना जरूरी है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस KYC का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कोई है तो ये है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस यानी हमारी ग्राहक की दक्षता, हमारा ग्राहक किस तरीके से हमारे पास आए हुआ है उसके लिए हमने CIP की। लेकिन ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, हमारे कुछ मापदंड है, वो मापदंड अलग अलग है, उसको अलग अलग पैरामीटर्स में कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होता है। उसके 4 तरीके हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक सिंप्लीफाइड तरीका है और एक एनहांस तरीका है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का। जब कभी भी CIP और CDD, ये जिसको बोलते हैं कि दोनों भी भाई है, मराठी में बात करेंगे तो जुड़े भाऊ, जुड़वा भाई, CDD और CIP। तो ये CIP और CDD क्या करते हैं, इसकी एक प्रोसेस है। तो हमारा कस्टमर जब कभी भी हमारे को उसके जांचना है, परखना है, तो उसकी एक मेथोडोलॉजी डिसाइड करने की हमारी बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड एक प्रोसेस है, एक सिंप्लीफाइड है और एक एनहांस है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास आना चाहिए। दूसरी प्रोसीजर है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड यानी वो व्यक्ति को हम पहचानते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह हम पहले लेते थे। और तीसरी एनहांस्ड है, उसका वेरिफिकेशन। और एक चौथा, इसके ऊपर भी हम CDD का एक मेजर है जो कंटिन्यूअस ड्यू डिलीजेंस बोला जाता है। जब जब भी उसका ट्रांजेक्शन होने आता है, 50,000 का ट्रांजेक्शन करने आया, 50,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन करने है, हमने पैन मांग लिया। 5 लाख का ट्रांजेक्शन करने आया है, तो आप 5 लाख क्यों भर रहे हैं उसकी जानकारी ले ली। ये सब बातें कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में आती है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, बेनिफिशियल ओनरशिप आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, डिफाइनिंग ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप एंड ऑनगोइंग मॉनिटर, यही सब मिलके जो तैयार होता है वो है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। और उसकी 4 टाइप्स है मैंने जो बताई, सिंप्लीफाइड, स्टैंडर्ड, एनहांस एंड कंटिन्यूअस। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये सबसे बड़ी रिस्क और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसकी होगी तो बैंकर की है। एज ए बैंकर, एज ए एम्प्लॉय हमारी जिम्मेदारी है। जो कोई भी ट्रांजेक्शन 1 रुपए का हो अथवा लाख का हो अथवा करोड़ का हो, इसका मापदंड करने की जिम्मेदारी हमें जो कोई दी हुई है वो KYC पॉलिसी ने दी हुई है और KYC पॉलिसी में इसका अंतर्भाव होना चाहिए। उसके साथ ही हमें खुद को इसका मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी एज ए बैंकर RBI ने दी हुई है। अब वो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस है और ये प्रोसेस में ही सबसे बड़ा KYC, AML और CFT का गावा जो बोलते हैं, जो हिडन एरिया जो है, और जिसके कारण की सबसे बड़ा मैकेनिज्म जो है ये ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है, KYC का और AML का। और जब तक हम ये मॉनिटरिंग कर नहीं पाएंगे, जब तक ये मॉनिटरिंग हम सक्सेस नहीं होगा, तब तक प्रभावी रूप से KYC, AML, CFT इम्प्लीमेंट नहीं होगा।
हम केवाईसी की बात करेंगे तो केवाईसी पॉलिसी की बात जब करते हैं तो अभी केवाईसी का दायरा सिर्फ आरबीआई इंस्पेक्टर के पास ही नहीं है। तो अभी आपको केवाईसी का इम्प्लीमेंटेशन यदि करना है तो आपका इंटरनल ऑडिट जो टीम है उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि आपका इंटरनल ऑडिट के दायरे में केवाईसी का दायरा लाओ। आपकी प्रोसेस इंटरनल ऑडिट के दौरान जो भी कुछ चीजें दिखती है उनके समक्ष रखो और इंटरनल ऑडिट ने जो कुछ भी गलतियां जो कुछ भी रिमार्क्स दिए हुए उसको पूरी करने की जिम्मेदारी एज अ बैंकर एज अ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारे पे दी हुई है। केवाईसी एंड स्टाफ अवेयरनेस, केवाईसी के साथ स्टाफ अवेयरनेस। केवाईसी का 2002 से एक कानून बना, 2010-2012 तक किसने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। 2016 में फिर से नई गाइडलाइन निकली और 2016 में ऐसा जब गाइडलाइन निकली तब आरबीआई ने ऐसा जाना पहचाना कि पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसा पहचाना कि कोऑपरेटिव बैंक अभी भी अपने स्टाफ को इस विषय में अच्छे से अवगत करना नहीं चाहती। केवाईसी का इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर था, 2016 की बात कर रहा हूं, 9 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2016 में ऐसा जानने में आया कि हेलो 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 सर, आवाज सुनाई दे रहा है चैंडिले साहब का? हेलो। नहीं नहीं, वो शांडिल्य जी का नेटवर्क ब्लॉक हो गया है, आपका आवाज सुनाई दे रहा है मुझे। ओके ओके, देखता हूँ सर, चेक करता हूँ। हाँ या हेलो हेलो हाँ अभी आ रही है। आला ना? हा यस यस येते जैसा फक्त सर तुमच्या हॅलो, दोन्ही हॅलो. डिव्हाइस हे चालू आहे, एकाचं कुठं तरी म्यूट करायला लागेल। ठीक है। जैसा केवाईसी की मैं बात कर रहा था तो कस्टमर अवेयरनेस और स्टाफ एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, वो सुनने में आया क्या? मैं जो जब बात कर रहा था स्टाफ अवेयरनेस की बात आपको समझ में आई क्या? सबसे पहली बात मैं जानना चाहता हूँ सर। थोड़ा सा पीछे से लेंगे तो चलेगा, 2 मिनट हाँ, पीछे चलेगा। ओके चलेगा। तो मैं बात कर रहा था केवाईसी एंड स्टाफ अवेयरनेस की, मैं स्लाइड बता देता हूँ। वो भी स्टाफ अवेयरनेस ऐसा जानने में आया 2016 के पहले जो भी केवाईसी के जितने भी सर्कुलर्स निकले थे, जितने भी बातें बताई गई थी आरबीआई ने, कोऑपरेटिव सेक्टर में उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से हो नहीं रहा, ऐसा आरबीआई के ध्यान में आया। इसीलिए 2016 में जो नई गाइडलाइन निकली उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो कोऑपरेटिव फाइनेंशियल सेक्टर ने अपने स्टाफ को इस केवाईसी नॉर्म्स के बारे में, एएमएल नॉर्म्स के बारे में और सीएफटी नॉर्म्स के बारे में अवगत कराइए। इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो सबसे पहले स्टाफ को इसका ट्रेनिंग दीजिए, जिसके कारण प्रभावी रूप से केवाईसी नॉर्म्स हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये जानकारी हमें आरबीआई ने दी और उसी कारण से 9 साल 2016 से 2024 में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स जो थी उनको पेनल्टीज हुई है। इसका कारण क्या था कि हमने प्रभावी रूप से केवाईसी नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं था, ये वह कारण था। दूसरा एक कारण था कि एजुकेशन ऑफ कस्टमर, जो अभी आपके सामने स्क्रीन दिख रही है सर, कस्टमर एजुकेशन की। हेलो, हाँ हाँ दिख रही है। कस्टमर, तो एक केवाईसी कस्टमर कस्टमर एजुकेशन एजुकेशन दिख रहा है। केवाईसी एंड कस्टमर एजुकेशन ये विषय ऐसा है, जैसा स्टाफ का अवेयरनेस कम था वैसे ही आपका जो ग्राहक वर्ग है उनको भी ये अवगत कराइए कि केवाईसी ये चीज है क्या, हम क्यों लेना चाहते हैं आपसे, इसका पर्पस क्या है,
इसका ग्राहक को क्या फायदा है? क्योंकि इसका डर जो कस्टमर के मन में बैठ गया था कि बार बार केवाईसी मांगी जा रही है, बार बार हमारे को पेनिट्रेशन हो रहा है, केवाईसी मांग रहे, बैंक में बुलाया जा रहा है। तो ये जब कंप्लेंट्स आरबीआई की तरफ गई तो आरबीआई ने ये जाना कि कस्टमर को भी अवगत किया जाए कि हम किस ओर जाना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जिम्मेदारी भी हमारे बैंकों को दी गई और इस जिम्मेदारी में हमारे को एक बात बताई कि आप आपके केवाईसी पॉलिसी में भी इसका अंतर्भाव कीजिए। इस तरीके से अभी तक का मेरा जो केवाईसी पॉलिसी का जो विषय यहाँ समाप्त होता है। केवाईसी के बारे में कोई जानकारी आपको अभी चाहिए होंगी तो मैं आप 5-1 मिनट में हम उस पे डिस्कशन कर सकते हैं और इसके बाद में मैं एएमएल पे शिफ्ट होऊंगा, इसीलिए मैंने बताया थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। तो हम ट्यून्ड रहेंगे और एएमएल पे हम जाएंगे फिर। तो 5-1 मिनट में आपको कोई संदेह होंगे केवाईसी के बारे में, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैंने बताई नहीं है, मैंने जिसको टच नहीं किया डिटेल में, तो मैं कोई भी चीज में अभी फिलहाल जा नहीं सकता। यस सर। सर तो हमारा जो रेगुलर संवाद की जो प्रैक्टिस है वो उसी से सब वाकिफ है। तो अच्छा। हम लोग जनरली ऐसे करते हैं कि उनको जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो जी चैट जी। में डालते हैं और हमारा सेशन एंड होने के बाद हम 1-on-1 उसके ऊपर ओके, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए ना हम फिर। एएमएल शुरू कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्यूनिंग है और आगे बढ़ाते हैं फिर। यस यस श्योर। मैं अभी जा रहा हूं पीएमएल एक्ट। देखो सर, दिख रहा है ये? हाँ सर देख पा रहे हैं। यस सर, यस दिख पा रहा है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बाद अब मैं करने वाला हूं। इसी के कारण केवाईसी भी आया, इसी के कारण सीएफटी भी आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसलिए मैंने रेड, ये जो स्क्रीन बनाई हुई है ना, ये रेड बनाई हुई है, आपने देखा होगा। आपको जो स्क्रीन दिख रही है रेड दिख रही होंगी क्योंकि ये रेड अलर्ट है। और हाल ही में जो हमारे देश में जितनी भी मैक्सिमम पॉलिटिकल रीजन से बोलिए या इंडस्ट्रियलिस्ट पे जो भी कार्रवाइयां हुई है, इसमें ये एक्ट का अहम रोल था। आपने देखा होगा कि भाई एएमएल एक्ट, पीएमएल एक्ट के तहत ईडी जो सबके घर में घुसा, जिसका फ्रीडम मिला ईडी को, तो ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसकी मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूं और इसका हमें पर्याप्त रूप से हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसा उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, इसकी मैं अभी अब जानकारी देने जा रहा हूं। स्टार्ट कर रहा हूं एक केस से। ये केस है, एक कहानी है। फिर से मैंने बोला था तो भी नवेज, तो अभी ये है बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस है इंडिया की। वैसे बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी हाल ही में 2 केसेस अभी हो चुकी है और सबसे इंडिया की सबसे बड़ी केस मैं अभी बताने जा रहा हूं है एबीजी शिपयार्ड। गुजरात बेस्ड एक फर्म थी और ये फर्म का किस्सा ऐसा हुआ, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया इंपोर्ट का कि हमने सिंगापुर कंट्री से और ताइवान से हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुआ है और हमारे शिपयार्ड में से हमारी कुछ चीजें आने वाली है, हमारा प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू होने वाला है और हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तो हमारे को वहां पैसा भेजना जरूरी है सिंगापुर और ताइवान में। और एक सबसे बड़ी घटिया यानी बात ऐसी हुई इसमें, और एक अभी हमने जो आज कल 2-3 दिन में हम एक नेशन का नाम सुन रहे हैं, वो नेशन का नाम इसमें जुड़ चुका था, तुर्कस्तान। ये 3 कंट्री में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और तीनों कंट्री में से हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी मशीनरी और उसका पैसा हमारे को उनको भेजना है एडवांस में, और बाद में हमारे को एडवांस में पैसा भेजने के बाद इंडिया में हमारी मशीन डिलीवर होंगी, ऐसा इन्होंने बताया एबीजी शिपयार्ड ने। और इन्होंने पैसा भेजना चालू किया अब्रॉड और पैसा जाने के बाद इनवॉइसेस आए लेकिन मशीनरी आई नहीं। पैसे भारत के बाहर चले गए लेकिन मशीनरी आई ही नहीं। और
पैसा तो चले गया बाहर, मशीन तो आई नहीं, और इसी पे इन्होंने लोन भी उठाए और अलग अलग नाम से लोन उठाए। और सबसे ज्यादा फ्रॉड जो हुआ उसमें 2 बैंकों के साथ हुआ। वो बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। ये सबसे बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग की केस है इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग की और 2 केसेस मैं बता सकता हूं। उसमें नीरव मोदी की एक केस आप सब लोग जानते हैं, वो एलसी के थ्रू हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग। और उसके भी पहले हमारे भारत में से हमारे लिकर किंग जो चले गए थे माल्या, उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग की केस की थी। उन्होंने जो उनके फर्म जो कि यूनाइटेड स्पिरिट जो कंपनी थी उसके मार्फत जो भी ट्रांजैक्शन किए थे वो मनी लॉन्ड्रिंग की केस में अटके थे। ये तीनों भी केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जो पीएमएलए एक्ट हमारे भारत में आया उसके कारण उजागर हुई और भारत सजग हुआ कि भाई इसका रोकथाम कैसे करे, इसकी जिम्मेदारी हमारे बैंकों को दी। तो क्या है ये चीज, पीएमएलए एक्ट एंड सीएफटी एक्ट। पीएमएलए जब कभी आता है तो इसका अंतरंग लेके आता है वो सीएफटी के साथ, क्योंकि जब कभी भी पीएमएलए आता है तो उसके पीछे पीछे सीएफटी दौड़ा चला आता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये क्या है, इसका कारण ही ऐसा है कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहा है, हमारे यहाँ जो इनकम है, हमारे यहाँ का जो पैसा है, इसको लीगलाइज करना ये हमारे यहाँ का एक तरीका है। लॉन्ड्रिंग यानी धोना। हम जब कपड़े लॉन्ड्री में लेके जाते हैं तो वहां क्या होता है, लॉन्ड्रिंग होता है। लॉन्ड्रिंग यानी क्या होता है, तो कपड़ा धोया जाता है, तो मैला कपड़ा धो के फिर से सफेद हो जाता है और हम पहनते तो ऐसा लगता है कि फिर से नया हो गया और किसको पता भी नहीं चलता। वही ये केस है लॉन्ड्रिंग, यानी पैसे को धोना, ब्लैक मनी को इस तरीके से धोना कि पता ही नहीं चले कि ये ब्लैक है। और इसी की रोकथाम, इसकी जानकारी और इस पे ही अंकुश लाने का काम ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कर रहा है। इसकी नींव रखी गई 2002 में। जो भी व्यक्ति इल्लीगल तरीके ये सर आवाज आपकी नहीं आ रही। हेलो इकडे पाहावर गेलं का म्हणजे माझ्या याच्यावर शिफ्ट करणं सरळ सरळ हाँ आता येतोय आवाज। येतोय। हाँ स्क्रीन फक्त AML ची पाहिजे। हो हो येतोय। जब कभी कोई भी व्यक्ति जिसका हम पब्लिकली इजहार नहीं कर सकते कि ये पैसा मेरा, जो भी मैंने पैसा जमा किया हुआ है वो उसकी पर्याप्तता में दिखा नहीं सकता, उसका फोकसिंग में बता नहीं सकता, उसका मैं जरिया नहीं बता सकता, वो सभी मनी ब्लैक मनी कहलाई जाती है। और उसी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट तैयार किया था। ऐसी कोई प्रॉपर्टी उस मनी में से परचेस की जाती है, उसकी जानकारी हमारे को पता भी नहीं चलता कि जो पैसा हमारे बैंक से रूट आउट हुआ, जो मनी हमारे पैसे रूट आउट हुई और वही रूट आउट जो हुआ उसमें से प्रॉपर्टी गेन की, तो उसकी जानकारी हमारे को मिल भी नहीं सकती। ऐसी वो चीज है पीएमएलए एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स disguising financial assets so they can be used without detection of illegal activity that produce them। जो कुछ भी वो पैसा जमा कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहा है, वो बता ही नहीं सकते उसका हिसाब,
ऐसा वो पैसा है। थ्रो मनी लॉन्ड्रिंग, वो धोना चाहता है वो पैसे को। द क्रिमिनल ट्रांसफॉर्मर्स, जो गुनाह, ये पैसा जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी कन्वर्ट करते हैं और पता भी नहीं चलता है। क्रिमिनल एक्टिविटी में कैसा कन्वर्ट होता है मैं आगे बता सकूंगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये जो पैसा जा रहा है कोई तो भी परचेस हो रहा है या कोई तो भी सेल हो रहा है, ऐसा प्राइमरी स्टेज पे हमारे को दिखता है। ऐसी वो स्थिति है। और ये पैसा आखिरी में हम जब देखेंगे तो इसकी इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में हो रही है या क्रिमिनल एक्टिविटी में हो रही है, ऐसा जब मालूम पड़ता है वो आखिरी समय में मालूम चलता है, और इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज द CFT स्टैंड्स फॉर। अब मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मैंने बोला था कि जो पीछे पीछे चला आ रहा है वो है CFT, वो है कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हमारा जो झगड़ा है वो टेररिज्म के साथ है, और टेररिज्म यदि फैलाना है तो हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा कारगर यदि कोई चीज होंगी टेररिज्म फैलाने में तो है पैसा। जब तक पैसा टेररिज्म में आता नहीं है तब तक कोई भी कार्रवाई सफल हो नहीं सकती। कोई भी जो कुछ भी एक्शन है वो हो नहीं सकती, क्योंकि फंडिंग उसको बहुत जरूरी है। जब तक हम फंडिंग कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं कर सकते, जब तक कि फाइनेंस की रोकथाम हम नहीं कर सकते, जब तक हम फाइनेंसिंग में रुकावट नहीं ला सकते, तब तक टेररिज्म रुकेगा नहीं। इसीलिए हमने बोले हुआ है फाइनेंसिंग टेररिज्म के साथ का झगड़ा, यानी कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये वो कायदा है, ये वो कानून है। इसीलिए क्या हुआ, PMLA और CFT इसको हमारे देश में सुचारू रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, हमारा जो झगड़ा चल रहा है टेररिज्म का उसमें सफल हो देश। इसके लिए भारत ने क्या किया, तो एक इंस्टीट्यूट को एक काम दिया गया, उसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और ये इंस्टीट्यूट सिर्फ इंडिया में नहीं है, जो भी FATF के मेंबर है वो सब FATF के मेंबर, उनके पास ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, और ये सभी लोग हमारी जो जानकारी, जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक हर दूसरे के साथ शेयर करता है। जैसा इंडिया में FIU है तो उसका कहलाया जाएगा FIU इंडिया, यूनाइटेड किंगडम में यदि FIU है तो उसे कहा जाएगा FIU UK, USA में यदि FIU काम कर रहा है तो FIU USA। अब ये लोगों ने एक डेटा कलेक्शन की मेथड बनाई हुई है, और वो मेथड जो है वो यूनिवर्सल कॉमन मेथड है। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी जो करेंसी है वो रुपीज है, तो ये रुपीज में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका डेटा हम मंगाते हैं। इसीलिए ये सेंट्रल एजेंसी अलोकेट हुई और उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो कोई भी हो, सोसाइटी में ये एक्ट में आती नहीं मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से बैंक्स और हमारी जो सेबी ट्राई के जो भी बाकी इंस्टीट्यूट आती है बाकी वो सब आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्टिकुलर इसमें से अभी तक छुटी हुई है, ऐसा मेरा अंदाजा है। मैंने अभी जो जानकारी मेरे पास है अभी तक फिलहाल जो जानकारी है वो हिसाब से, जो भी हम डेटा भेजते हैं उसको एनालाइज कीजिए, और जो भी उसमें से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलती है वो हमारी जितने भी रेगुलेटर्स है, हमारी जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, वो इनकम टैक्स हो, GST हो, ED हो, मैंने जो बोला है कि PMLA में सबसे ज्यादा पिक्चर में हमारे कोई सबसे बड़ी एजेंसी होंगी तो ED का दंडा, तो ED हो या और कोई फॉरेन एजेंसी में जो भी आता है वो सभी एजेंसी को हमारे को वो डेटा शेयर करने की जिम्मेदारी FIU को दी गई है। और वो डेटा देने के बाद इन्वेस्टिगेशन जो कोई करेगा, वो जो अथॉरिटीज है वो ED खुद करेंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, CBI करेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके पास ही है। सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर करने की जिम्मेदारी FIU इंडिया की है, ये PMLA एक्ट ने क्लियर कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी एज ए बैंकर क्या है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शुरुआत में ऐसी है कि हमारे को एक CTR करके एक भेजना है, दूसरा एक NTR, CTR यानी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, NTR यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट,
STR यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और CCR यानी काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक हायरार्की सेट की हुई है हर इंस्टीट्यूशन में। उसके तहत सबसे पहला यदि हायरार्की में आता है पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में, वो आता है डेसिग्नेटेड डायरेक्टर। ये टॉप मोस्ट की पोजीशन की हायरार्की बताई हुई है मैंने हर इंस्टीट्यूट की, डेसिग्नेटेड डायरेक्टर। ये वो बैंक का व्यक्ति जो कि एक तो डायरेक्टर हो सकता है या बैंक का MD हो सकता है या CO रैंक का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसे डेसिग्नेटेड डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए। उसका रोल भी बताया गया है। उसका रोल क्या है, तो रोल क्या है, तो उसका जो कोई भी डेटा, जो कोई भी इंफॉर्मेशन यदि शेयर करने का पहला कोई SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई होगा तो ये डेसिग्नेटेड डायरेक्टर है। दूसरा कोई कौन व्यक्ति हम बताए जा रहे हैं, ये सबको जानकारी होगी कि प्रिंसिपल ऑफिसर है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर ये व्यक्ति है, इसका काम है कि इसके अंडर जो कोई भी ब्रांच में व्यक्ति होगा या असिस्टेंट प्रिंसिपल ऑफिसर होगा या कोई भी ऐसा जो व्यक्ति की जो जिसके तरफ हमने जिम्मेदारी डेटा कलेक्शन की दी हुई है, उसके तरफ से जानकारी लेना और FIU को भेजना, वो व्यक्ति है। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन बन सकता है, तो बैंक की सेकंड ग्रेड इमीडिएट CO MD के बाद का कोई भी सीनियर अथॉरिटी, सीनियर ऑफिसर कैडर 1 का प्रिंसिपल ऑफिसर बन सकता है। उसका डेसिग्नेशन, एड्रेस, उसका पूरा डिटेल, इसका कम्युनिकेशन हमें FIU को देना जरूरी है। अब प्रिंसिपल ऑफिसर की तरफ क्या जिम्मेदारी आती है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी आती है KYC AML PML एक्ट का पालन करने की जिम्मेदारी। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑफिसर की आती है। उसके तरफ काम दूसरा क्या आता है, जिम्मेदारी आती है, तो CTR जो मैंने बताया था, वो CTR भेजने की जिम्मेदारी यदि किसकी प्राइमरी होती होंगी तो प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है। और मैंने बाकी भी 3 रिपोर्ट के आपको जो बताए थे, वो तीनों भी रिपोर्ट उसको भेजने की जिम्मेदारी उसकी होती है। प्रिंसिपल ऑफिसर को और एक जिम्मेदारी दी गई है, क्वार्टरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होती है, उसमें जो कोई भी PMLA एक्ट के अंतर्गत के ट्रांजेक्शन है, टाइपोलॉजीज है, उसका यदि हमारे यहाँ गतिविधियां होती है तो उसकी जानकारी प्रिंसिपल ऑफिसर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्वार्टरली देना जरूरी है, ऐसा ये PMLA एक्ट बताता है। अब हम बात करेंगे, मैं बता रहा था कि CTR क्या है, तो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ये हमारे को मंथली 15 तारीख तक पिछले महीने का जो भी 10 लाख या 10 लाख के ऊपर टर्नओवर, क्रेडिट और डेबिट टेकन सेपरेटली, यदि कोई 10 लाख या 10 लाख के ऊपर कैश हमारे बैंक में भरता है या 10 लाख से ज्यादा पैसे हमारे बैंक से विड्रॉल करता है रकम या उससे ज्यादा, तो ऐसे वो ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग करना हमें CTR में जरूरी है। हम जब ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रांजेक्शन वो महीने के नहीं, तो उसके पीछे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक जाना है, उसके 50,000 एंड मोर देन 50,000 जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, इसकी भी जानकारी उसके साथ हमें भेजना जरूरी होती है CTR में। इसके अलावा हमारा तीसरा और क्या चीज भेजना है, तो जो व्यक्ति ये ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका पूरा डिटेल KYC इंफॉर्मेशन हमें उसके साथ भेजना पड़ता है। उसके भी आगे जाते हैं तो हमें उसका क्या भेजना है CTR में, तो CTR में लीगल एंटिटी ने यदि कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसका फर्म और उसका लीगल एंटिटी जो कोई भी होगा, लीगल पर्सन जो कोई भी होगा, पार्टनर होगा, प्रोपाइटर होगा, डायरेक्टर होगा, जो ट्रस्टी होगा, उसकी पूरी जानकारी उसकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हमें भेजने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑफिसर को दी गई है। इसके भी आगे हम जाएंगे तो हमारे यदि कोई काउंटरफिट करेंसी आती है, जो भी नकली नोट आती है, कोई गलत नोट आती है, तो उसका रिपोर्टिंग हमारे को CTR के साथ में CCR में करना जरूरी है। अभी हाल ही में यानी पर्टिकुलर 2023-24 में FIU ने एक नया फिनगेट 2.0 करके वर्जन इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो चुका है और उन्होंने हमारे को पर्टिकुलर CSV फाइल्स अपलोड करने की जिम्मेदारी हमारे पे दी हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ या
ऐसा मैं एक जानना चाहता हूं कि क्या सभी बैंकों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन अब फिनगेट 2.0 का किया है? नहीं किया होगा तो आप अपने इंस्टीट्यूशन में फिनगेट 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। मेरे जानकारी में जो है लिस्ट कंपनी की बात की, तो लिस्ट कंपनी के बाद इसकी सॉफ्टवेयर की पर्याप्तता अभी उपलब्ध है ऐसा मुझे पता है। तो आप 2.0 का जो भी फॉर्मेट बताया है ये आपके बैंक में प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट कीजिए। पीएमएलए जब कभी बात आई तो मैंने आपको बताया पीएमएलए में टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से आते हैं। तो पीएमएलए में सबसे पहले 10 लाख की ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी बात मैंने बताई थी। लेकिन इसके अलावा हमारे को और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी ट्रांजेक्शन, यदि तुम्हारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस सोसाइटी, ट्रस्ट, ये जो संस्था है जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं करती है लेकिन संस्था के रूप में हमारे यहाँ खाता है, तो इनकी भी जानकारी अलग तरीके से इनको हमारे को भेजना जरूरी है। जिनके ट्रांजैक्शन 10 लाख या 10 लाख के ऊपर आपके बैंक में होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में होते हैं। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को पहचानना और उसको भेजना, इसकी हमारे जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ऐसा प्रतीत है, ऐसा मुझे थोड़ा पता है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सही में है या नहीं है, इसको पहचानना ही सबसे ज्यादा कठिन है। क्योंकि इतना सरल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ये है ऐसा हम बोल नहीं सकते। क्योंकि हमारा ग्राहक, मैंने बताया सबसे पहले कि भाई ग्राहक देवो भव, तो हमारा भगवान कौन है? तो ग्राहक है। तो ग्राहक को हम सस्पिशियस बना देंगे तो भाग जाएगा। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है कि वो खातेदार को, उसके ट्रांजैक्शन को हमने सस्पिशियस दायरे में डालना, यानी हमारा भगवान, उसको राक्षस बनाना है। वो हमारे से भाग जाएगा, हमारे दूर चले जाएगा। इसीलिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी क्या, किस तरीके से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को दूर निकालना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा, जिसको बोलता खतरनाक काम, मैं खतरनाक बोल रहा हूं, खतरनाक काम हमें दिया गया है। और इसीलिए ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हम रिपोर्टिंग करने में असमर्थ है। ट्रांजैक्शन, जो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हम भेज रहे हैं, सही में सस्पिशियस है या नहीं है, ये ठहराने बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स जो मोटा मोटा तौर पे तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमएल में एक्ट दिए है, मैं आपको वो भी बता दूंगा आज। ट्रांजैक्शन फॉल आउटसाइड द रेगुलर, नॉर्मल एंड रीजनेबल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी ऑफ कस्टमर। हमारा जो ग्राहक है उसने बताया कि भाई मेरा टर्नओवर सालाना 10 लाख या 50 लाख के आसपास है, लेकिन सडनली वो जो टर्नओवर बताता है 10 लाख या 50 लाख का, लेकिन वो 5 करोड़ के ऊपर यदि जाता है तो निश्चित ही उसका व्यवहार हमारे मन में आना चाहिए, वो संशयास्पद है। ऐसे वो व्यवहार, उसकी जानकारी हमें लेना बाध्य करती है। सही में उसने जो 50 लाख के व्यवहार किए, किस कारण से किए, ऐसा क्या कारण आ चुका कि उसने 50 लाख के किया, ऐसा क्या कारण था कि उसका बिजनेस इतना बड़ा व्यवहार करने के लिए तैयार हो गया, या ऐसी वो व्यक्ति के साथ ऐसा क्या घटा कि उसके 50 लाख का इनकम हुआ या 50 लाख के व्यवहार हुए। Unusually large transaction, unusual patterns which have apparent economic or visible lawful purpose in regards to customers proclaim business income activity। जो कुछ मैंने उत्पन्न बताया था, जो मैंने मेरा उत्पन्न राशि बताई थी, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं पैसे का इस्तेमाल करने जाता हूं, तो निश्चित ही वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कहलाना जाना चाहिए। Transactions that involve large amount of cash inconsistent with normal and expected activity of the customer। यदि मैं बताता हूं कि मेरे खाते का व्यवहार महीने में, बताता हूं यानी होता है, बताता हूं यानी ऐसा समझिए कि उसके खाते में हर महीने में टर्नओवर हो रहा है 10 लाख का, 5 लाख रुपए कैश आ रही है, 3 लाख रुपए कैश उठ रही है, 2 लाख के ट्रांसफर छूट रहे हैं, क्लियरिंग लग रहा है, ऐसे 10 लाख के व्यवहार होते हैं। लेकिन सडनली नेक्स्ट मंथ में 5 या 7 तारीख को ऐसा होता है कि 50 लाख का एनईएफटी आता है, और इमीडिएट 50 लाख के एनईएफटी आने के बाद वो 50 लाख भी निकल जाते हैं। तो हमारे मन में जब कभी भी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, तब ये संभावना है, संदेह आना चाहिए कि सही में इसने जो ये ट्रांजैक्शन किया, इसने जो नॉर्मल बिहेवियर बताया हुआ है, वो सही है या नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति हमारे बैंक में अकाउंट रिलेशनशिप रखता है, लेकिन हमारे जानकारी में ऐसा आता है कि वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में दोषी पाया जा रहा है या संदेहास्पद है। ऐसे कई बार होता है कि पेपर में हमारे को एक न्यूज पढ़ने को मिलती है कि XYZ पर्सन ने किसी को तो भी फंसाया हुआ है या चीटिंग की हुई है और इस ग्राउंड पे उस पे केस डाली गई है या उसको अटक की है या उसको कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति सस्पिशियस में है, हमारे यहाँ उसका खाता है कि नहीं है, हमने जानकारी लेना जरूरी है। ऐसा PMLA कहता है और ये PMLA के एक्ट अनुसार हमें उसे सस्पिशियस करार देना जरूरी है। ऐसे बहुत से व्यक्तियों का हमारे पास खाता रहता है। appears to be made circumstances unusual और unjustified complexity। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से व्यवहार करने वाले व्यक्ति है कि वो रोज 10,000 रुपए निकालते हैं, लेकिन उनके खाते में पैसे जब जमा होते हैं 100 500 500 500 500 500 500 जो लेयरिंग होता है वो 500 500 का ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 500 500 के टर्म में पैसे क्यों आ रहे हैं? तो हमारा सस्पेंस बढ़ना जरूरी है, हमने उसमें हर्डल्स लाना जरूरी है, हमने हमारे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फास्ट मैकेनिज्म और इम्प्रूव करके उसको सस्पिशियस करना है अथवा नहीं करना है, हमारे को जानना जरूरी है। appears to have no economic rational और बोनाफाइड पर्पस, जो उसका पर्पस उसने रैशनल बोनाफाइड बताया हुआ है वो पर्पस से वो पैसा यूज होना चाहिए, उसका यूज यदि उस तरीके से नहीं हो रहा है तो हमारे को संदेह आना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज सस्पिशियन इन्वॉल्विंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और ये सबसे ढूंढना हमारे को सबसे बड़ी जिम्मेदारी PMLA और CFT ने दी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारे यहाँ के ही कुछ बैंकों में, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं प्राथमिक स्तर पे ऐसा देखे नहीं जाता है कि वो टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग हो रहा है, लेकिन जब उसकी मूवमेंट होती है तो आखिरी स्तर यानी फाइनल जो लेयर है उसमें प्रतीत होता है कि ये जो पैसा यूज हुआ वो टेररिज्म एक्टिविटी के लिए हुआ, वेपन यूज लेने के लिए यूज हुआ, या उसका ट्रैवल करने के लिए यूज हुआ वो टेरर के लिए, या उसके रिश्तेदार को मत हेल्प करने के लिए हुआ टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। और ये सबसे ज्यादा ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये जब मिलता है तब बैंक को पेनलाइज हो रही है, उसके साथ जो कोई एम्प्लॉय है उसको पेनलाइज किया जा रहा है, उसके इंक्रीमेंट बाद हो रहे हैं, उसको सस्पेंशन आ रहा है। ये अभी एक कॉमन सिनारियो सभी बैंकों में आ रहा है। इसलिए फाइनेंसिंग टेररिज्म का जो दायरा है, उसके ट्रांजेक्शन्स है, उसका बिजनेस ये है, तरीका है, ये ढूंढना इतना सहज नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारे तरफ दी गई है। उसके भी पैरामीटर्स क्या है मैं बताता हूँ अभी आप। क्वांटिफाइंग सस्पिशन, प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अकाउंट। एखादा अकाउंट कुछ अमाउंट सेट करता है और उसके ऊपर उसके ट्रांजेक्शन जाते हैं, ट्रांजेक्शन विच एक्सीड्स दिस लिमिट्स कॉल फॉर स्पेशली अटेंशन। हमारे ट्रांजेक्शन्स उसकी लिमिट का जो है बताया उससे आगे जा रहा है। कुछ इंडिकेटर्स हमने सेट करने को होना चाहिए कि अकाउंट्स टेकिंग नोट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ कस्टमर, उसका बैकग्राउंड यदि कुछ इस तरीके से है कि वो फाइनेंस एक्टिविटी उसकी तरफ से हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ब्रोकर्स के बिजनेसेस है, ट्रांसपोर्टर के बिजनेसेस है और उसके खाते में से जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ज्वेलर्स के बिजनेसेस है, ऐसे जो कि ट्रांजेक्शन सोर्सेस है ये सस्पिशियस के दायरे में 100% आते हैं कि इसमें से ही पैसा रूट आउट होता है फाइनेंशियल टेररिज्म को। जितने भी चेन मार्केटिंग के सोर्सेस है ये आपको दिखेगा कि चेन मार्केटिंग जो होता है हमारे को बताया जाता है कि आप 3 मेंबर करो, 3 मेंबर होने के बाद 10 मेंबर करो, उसका पैसा अकाउंट में बैंक में जमा करो, आपको इतने पैसा आएगा। ये सब आखिर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टेररिज्म या इसके तरफ रास्ता लेके जा रहा है। हेलो हाँ जी। सर जी, ये अभी थोड़ा सा हम हमारे टाइम के हिसाब से लेट चले, हालांकि मैं Yes, जानता yes. हूँ कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है और हाँ जी, जैसे हाँ जी, पहले ही आपने बता दिया कि ये 1 या 2 घंटे में चलने वाला नहीं, 2 दिन तक उसका चलेगा। तो
थोड़ा सा स्पीड अप करके चल सकते हैं हम। मेरे ख्याल से अभी पीएमएलए के बाद हम रुक जाएंगे। पीएमएलए जी। अभी 2 या 3 स्क्रीन है बस मेरे अंदर। ओके ओके ओके, नो ठीक प्रॉब्लम, है, थैंक यू। मैं सीएफटी पे आ ही रहा था अभी। हाँ जी हाँ जी। कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेरर, ये क्या है? एसटीआर शुड इंक्लूड सस्पेक्टेड केसेस ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हमने, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बैंक में के जो कुछ ट्रांजैक्शन है, हमारे जो कोई ग्राहक वर्ग है, केवाईसी द्वारा ही हम आइडेंटिफाइड कर ले कि वो कहीं टेररिज्म में लिप्त तो नहीं है, उसका व्यवसाय तो ऐसा नहीं है कि वो टेररिज्म को मदद कर रहा है। हम केवाईसी द्वारा ही कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म को रोक सकते हैं। हमारी जो लिस्ट है, जो फॉल्स पॉजिटिव सिस्टम है, यूएनसीआर लिस्टेड इंडिविजुअल, ऐसी तो कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है। जो हमारे को कास्कर वगैरह के जो नाम है, ऐसी हमारे यहाँ खातेदार यदि होंगे तो उसका स्क्रीनिंग कर लीजिए। अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन टू बी मॉनिटर्ड वाइस वर्सा द लिस्ट, उनके ट्रांजेक्शन, उनके खाते में के और उनका नाम, उसका स्वरूप हमें जानना जरूरी है। यदि ऐसा मैच होता है तो इमीडिएट हमारे को उसका एसटीआर करना चाहिए, जिसका कारण हम कॉम्बेटिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म में मददगार हो। मैं एसटीआर के बारे में और एक बात बताना चाहता हूं कि एसटीआर कब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा कोई मापदंड बोले हुआ नहीं है। कोई अकाउंट का होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, ट्रांजैक्शन का होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का ऐसा दायरा पीएमएलए में दिए हुआ नहीं है। लेकिन जब कभी भी हमारा कंसायंस, हमारी केवाईसी, हमारा संदेह हमारा स्पष्ट होता है तो हमने एसटीआर करना बहुत बहुत जरूरी है, और वो विद इन 7 डेज जब भी हम उसको डिसाइड कर लेंगे तभी एसटीआर करना जरूरी है। और जब कभी भी हम एसटीआर एफआईओ को करते हैं तो हम उसका टिपिंग ऑफ यदि करते हैं तो उसका गुनेगार, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी जो भी टिपिंग ऑफ करेगा उसकी आती है। अब पीएमएलए में हमारे को रिजर्वेशन, पर्टिकुलर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की भी हमारे को जिम्मेदारी दी हुई है। हमने हमारे बैंक के रिकॉर्ड जो कोई भी है वो कम से कम 5 साल हमारे पास हमारा डेटा इंटैक्ट रहना चाहिए। उसके जो हार्ड कोड रिकॉर्ड रहता है, उसके डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो 10 साल तक हमारे को रखना जरूरी है। साइलेंट फीचर्स की आज मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं कि यदि पीएमएलए में बैंक कोई दोषी पाई जाती है या कोई व्यक्ति पाया जाता है दोषी, तो बैंक को तो फाइन होगा ही, और जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। गो हेड विथ सेफ बैंकिंग, ऐसा मैं ये पीएमएलए और सीएफटी के बारे में बताना चाहता हूं। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो केवाईसी हमने ली हुई है उसके साथ आगे बढ़ना जब चाह रहे हैं तो कॉशियसली आगे बढ़िए, ऐसा मैं ये इस पे से बताना चाहता हूं। और पीएमएलए आपके इंस्टीट्यूशन में प्रभावी तौर से इम्प्लीमेंट कीजिए। सर मेरे ख्याल से मैं रिस्क मैनेजमेंट ये विषय जो है यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है ये विषय 15 मिनट तक और चलेगा फिर। हेलो, हाँ यस सर। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए हम एक और बार एक जुड़ सकते जरूर हैं जरूर और जरूर सर, जरूर। हाँ जी हाँ जी। तो एक और विषय लेके हम आएंगे। तो आपकी तरफ से अभी कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, ये तो मैंने बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए और केवाईसी मेरे तरफ से पूरा हुआ है। रिस्क ओके ओके ओके। कैटेगराइजेशन ये पार्ट मैंने शुरू भी नहीं किया, सिर्फ हाँ। मैंने हायर लो मीडियम बताया था, उसकी टाइपोलॉजी, हम्म उसके ट्रांजैक्शन टाइप्स और रेड इंडिकेटर्स मैंने बताए नहीं है। हम्म। तो आपने कभी चाहा, आपको लगा कि भाई ठीक है इसके साथ आगे जाना चाहिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर अप करेंगे। यस सर। ओके ठीक है, ओके। मैं यहाँ रुकता हूँ। हाँ जी। यस, आपके कोई तो क्वेश्चन, आपके कोई संदेह जो जो भी होगा अभी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए रेडी हूँ। कोशिश करूंगा कि आपका जवाब मैं दे पाऊँ। ओके ओके। तो अभी लोकमंगल बैंक के जो पार्टिसिपेंट्स थे जी उन्होंने, जी उनको ये आपका बहुत सेशन बढ़िया लगा ऐसे है, और जी उन्होंने जी ये चैट में डाल दिया है कि आपका जो पीपीटी है वो जी लोकमंगल बैंक को शेयर करने के लिए बोला है। तो जी सर, मैंने पहले ही आपसे एक थोड़ी बात क्लियर कर दी थी
कि निश्चित ही ये बैंकर्स के लिए अहम बात है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है, तो आप Sure. इसके लिए पूरी तरह मैंने आपको फ्रीडम दिया था। या तो आप जो चीज चाहते हैं आप कर सकते हो इस विषय में। थैंक यू तो ये स्लाइड शेयर जरूर कीजिए। यही हाँ। बैंक नहीं और भी कोई इंस्टीट्यूशन होंगी तो उनके हाँ। साथ ये शेयर कीजिए। रिस्क Okay. कैटेगराइजेशन उनसे इसलिए मत शेयर कीजिए, उनको समझेगा नहीं फिलहाल। हाँ नहीं, जो जितनी बातों आपने पीपीटी में डिस्कस किया मैंने है। जो बात रखी वो Yes. शेयर कीजिए। ओके जी, श्योर। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम अभी हम लोग इसी नोट पे रुक जाते हैं। जी जी और जब भी कोई हमें बैंकों से क्वेरीज आती है तो हम आपके साथ शेयर करके उसको उनको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। ओके। तो अभी आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आज के इस संवाद में आपका आभार प्रकट करने के लिए मुझे इस तो सौभाग्य मिला। सर और नाशिकर हाँ जी, जी। उसके 2 मिनट पहले मैं मेरा जो सेशन है, मैंने पहले भी जब शुरुआत की थी तो बोला था कि मैं मेरा कंक्लूड जब करता हूँ तो हाँ मेरी हाँ, कुछ चीजें मैंडेटरी है, मैं वो पूरा करके फिर आपका वोट श्योर ऑफ थैंक्स श्योर। की जाए। या ठीक है प्लीज गो जी। अहेड। यस सर। तो सबसे पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स की तरफ जो बढ़ रहा हूँ, मेरा, आपका नहीं, मेरा, एज अ गेस्ट। सर आपने मुझे आज पर्टिकुलर लिस्ट कंपनी ने जो संवाद आपका जो ये प्रोग्राम है, ये जो आपका इवेंट है, इसके लिए मुझे बुलाया, इसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी सराहना करता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया। आपकी मैनेजमेंट पीपल श्री संतोष जी आज मेरे ख्याल से सवेरे थे, यानी फर्स्ट सेक्शन में वो थे, तो उनका यस। विशेष कर मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। आपके गिरीश जी सर ने, आज उनके व्यस्त है आपने बताया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने जो इवेंट लिया हुआ है एक सराहनीय है। ऐसी इवेंट आप बार बार लीजिए, बार बार अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए। इस यस, कारण से हमारे बैंकर्स लोगों को निश्चित है कुछ ना कुछ नया मालूम गिरेगा श्योर। और एक प्रोत्साहन मिलेगा। कोई ना कोई बैंक इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो हमने भी करना चाहिए, और हाँ जी। दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पता चलेगा। और आप ये पता चलाने की कोशिश भी लिस्ट कर रही है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत सराहनीय हूँ। व्यक्तिगत थैंक रूप यू से जी। नासिकर सर जी, मैं आपसे और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब पहली बार आप मुझे मिले थे और ऐसी चर्चा हुई थी, तब आपने तभी मुझे बोल दिया था कि सर हम आपका प्रोग्राम जरूर जरूर रखेंगे। श्योर। मैंने तभी बताया था कि कस्टमर मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो है बहुत काफी बड़ा है। जब हम आगे, म्यूट म्यूट हो गए सर आप। क्योंकि ये हाँ, विषय काफी बड़ा है और सही लेंदी है। भी है, तो प्रेजेंटेशन, ये सेशन एक्चुअल इंटरेक्टिव सेशन रहता है, लेकिन वन साइड जब रखा जाता है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, जो कुछ भी है, आपने मेरी कोशिश को सही रूप में, पर्याप्त रूप में मैंने मेरी देने की कोशिश की। आपने मेरा मान रखा, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद। अभी, मेरा जो कंक्लूड सेशन मैंने बताया था कल्याण मंत्र से करते रहता हूँ, तो कल्याण मंत्र होगा और उसके बाद आपका वोट ऑफ थैंक्स होगा। ओके। सर साउंड शेयर नहीं हुआ सर।
थैंक यू। धन्यवाद। तो आज अभी योगेश सर ने जो हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी के बारे में बहुत ही अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन किया है, और उन्होंने जो अच्छे अच्छे उदाहरण लेके जो हमने हमें समझाया है, तो हमें आशा है कि उसका हमें बहुत लाभ होगा और हमें पीएमएलए का पालन करने में उसकी मदद रहेगी। और योगेश सर, आपने जो इस सत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय निकाला एक्चुअली, हालांकि जैसे आपने बताया कि जब आपकी और हमारी पहली मुलाकात हुई और आपने जो मैंने हमारे बीच में जो बातें हुई, तो जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बोला कि सर आप इसके ऊपर सेशन लेते हैं क्या, तो एक भी मिनट में नहीं लगा आपको कि हाँ करने में। तो तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके का सेशन हुआ, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जो भी सब बैंक की तरफ से जो लोग इसमें शामिल हुए, उन सभी का मैं आभारी हूँ। और इसी नोट पे हम अभी आपसे विदा लेते हैं, और जैसे रिस्क कैटेगराइजेशन का थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा बाकी है, तो हम जल्दी ही योगेश जी से वो भी सेशन का अरेंजमेंट करेंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। यस, गुड, हो गया।